लोग समझेंगे। यानी आज का क्लास हम लोग को मेन पंचशील पर होगा। पंचशील से मॉडल एकदम अप टू डेट करके भी क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि बीपीएससी का नेचर रहता है नया करंट अफेयर से जोड़ने का। तो इसलिए आपको दे सकता है कि वर्तमान में भारत और चीन के विवाद में पंचशील समझौता कहां तक सार्थक रहा है, या ये पंचशील समझौता क्या है, ये भारत और चीन के विवाद के सापेक्ष इसको स्पष्ट है। तो हम लोग इसी समझौता को चलेंगे, क्योंकि आजकल करंट अफेयर में हम लोगों ने देखा गलवान घाटी, फाइव फिंगर, ये तमाम जगह भारत और चीन के बीच विवाद एकदम काफी ज्यादा गहराया है, और इसलिए उस विवाद के परिदृश्य में पंचशील पे आपके बढ़िया प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं आपका पंचशील समझौता। ये है क्या पंचशील, इसको हम लोग थोड़ा बढ़िया से समझने का प्रयास करें। देखिए, हम बेसिक से ही चलेंगे ताकि आपके अंदर जो चिंतन चाहिए वो डेवलप रहे। सबसे महत्वपूर्ण था कि हमारे देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को हुआ, और 1947 में आजाद हुए तो हमारे पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू सत्ता पर बैठे। इस साइड में हम लोगों ने देखा कि हमारे देश से ही अलग हुआ था एक देश पाकिस्तान, और अचानक पाकिस्तान ने कश्मीर पर बिना कुछ कहे 48 में हमला कर दिया। और इसी कारण हम लोग हमला तो नहीं किए, क्योंकि नेहरू शांति सह अस्तित्व में विश्वास रखते थे। भारत से ही कुछ पार्ट लेके पाकिस्तान बना था, यहीं के कुछ हिस्से उनको सेना, टैंक और तमाम हथियार हम लोग दिए थे। अगर उस समय शायद हमला करते भारत, तो हम लोग इनके आंतरिक हिस्सा तक पहुंचे होते। लेकिन नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपील किया कि देखिए फिर से युद्ध की स्थिति बन रही, और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हुआ कि जो जहां है वहीं अपना रहे, और उसी परिदृश्य में कश्मीर के कुछ हिस्से तक इन कर गए थे। और 1948 में हम अपने पश्चिम साइड से भारत और पाकिस्तान इन दोनों के बीच एक खराब संबंध कर सकते हैं, उसको डेवलप किया हुआ। ये दोनों के बीच बहुत अच्छा संबंध नहीं। उसी बीच एक और बहुत अच्छा मेन मामला है। ये बीच में एक देश है, जिस देश का नाम है, जिस जगह का नाम है, काफी बड़ा क्षेत्र है, और ये क्षेत्र है तिब्बत। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, स्वतंत्र जगह है तिब्बत। और तिब्बत के बाद हम लोग देखिए तिब्बत का हिस्सा काफी ज्यादा यहाँ कश्मीर तक समझिए कि सटा हुआ है। और तिब्बत के बाद एक और देश है, ये देश बड़ा सा है, इसी देश का नाम है चीन। तो भारत और चीन की जो बॉर्डर लाइन है वो बहुत कम टच कर रही थी, बीच में मेन तिब्बत टच कर रहे थे, यहाँ पर बीच में नेपाल है, भूटान है। तो चीन से हम लोग का बॉर्डर बहुत कम टच कर रहा था। मेन तिब्बत से हम लोगों का बॉर्डर बहुत ज्यादा स्पर्श कर रहे थे। तिब्बत स्वतंत्र देश था। चीन में भी चूंकि हमने बताया कि 1945 के बाद रूस हमेशा सब जगह बढ़ावा देते रहा कि समाजवादी देश विश्व में सबसे ज्यादा। पिछले दिन द्विध्रुवीय विश्व की कल्पना हम लोग समझ रहे थे, और समाजवाद के लिए जो मेन थ्योरी है, चीन को समझने के पहले थोड़ा थ्योरी को बहुत बढ़िया से समझना होगा। देखो, सबसे पहला व्यक्ति कार्ल मार्क्स है, और मार्क्स ने ही जो कहा था उस थ्योरी को हम लोग मार्क्सवाद कहते हैं। और मार्क्सवाद ये कहा कि जो एक दिन वर्ग संघर्ष होगा, जो व्यक्ति राजा बनेगा वो हर चीज को सरकारी करेगा, किसी चीज को प्राइवेट नहीं छोड़ेगा, हर चीजों पर केंद्र का अपना नियंत्रण होगा। और कई अपने थ्योरी के अनुसार से उसने अपना चिंतन विकसित किया, और रूस में इसी थ्योरी पर लेनिन सत्ता पे आए। 1917 में लेनिन सत्ता पे आए, रूस की क्रांति 1917 में लेनिन के नेतृत्व में हुई। लेनिन मार्क्स का ही भक्त है, मार्क्स मर चुका है। मार्क्स 1818 में जन्म लिया है, 65 साल तक ये जिंदा रहा है, और 1863 में मार्क्स की मृत्यु हो गई है। लेकिन मार्क्स ने पहली बार इन सभी विचारों को दिया था, और मार्क्स के विचारों का ही समर्थक लेनिन है, मजदूर वर्ग का ही लड़का है। और लेनिन जब सत्ता पे आया तो इसने वो तमाम चीज लागू किया जो मार्क्स ने कहा। सभी का संपत्ति छीन लिया, सबको बराबर कर दिया, धन रखने का अधिकार छीन लिया, सबको कहा कि तुम्हें खेती चाहिए, नौकरी चाहिए, जो चाहिए हम तुमको उपलब्ध कराएंगे, जितना एक चपरासी का पेमेंट होगा उतना ही एक इंजीनियर का पेमेंट होगा। उसने सारी चीज मार्क्स के थ्योरी पर की जो मार्क्स ने कहा। लेकिन लेनिन ने स्वयं एक अनुभव किया कि मार्क्सवाद में भी कुछ व्यवहारिक कमी है। अगर हम हूबहू मार्क्सवाद को अप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ ये चीज कुछ कमी आ रही है। जब हम एक लेबर को भी वही तनख्वाह दे रहे हैं जो इंजीनियर को देंगे, तो लोग सोच रहा है कि क्या जरूरत इंजीनियर बनने का है, क्या जरूरत है पढ़ने का, यहीं से काम चला लेंगे, पैसा एक्स्ट्रा रखना ही नहीं है, तो क्या जरूरत है एक्स्ट्रा खटने का। सरकार पूछती थी कि बोलो खेती करोगे कि नौकरी। अगर खेती कहा और मान लें 5000 आदमी ने खेती कहा, और सरकार के पास 5 लाख एकड़ जमीन है उस खास एरिया में, तो उसमें सरकार कुछ नहीं करेगी, 5 लाख में 5000 से भाग लगा देगी, और एक एक व्यक्ति को 100 एकड़ में खेती करना है। वो खेत उसको 1 साल के लिए दिया जाएगा, अगले साल आवेदन बढ़ेगा तो घटेगा, चॉइस पर है। और ये खुश होने की जरूरत नहीं है कि 100 एकड़ में खेती करेंगे तो अमीर बनेंगे, अंतिम में खाने भर ही आपको हिस्सा होगा, अतिरिक्त उत्पादन सभी सरकार ले लेगी। इस थ्योरी पर जब लेनिन ने राज शुरू किया कंप्लीट मार्क्स के थ्योरी पे, तो 18 में रूस का डेवलपमेंट कम हो गया, 19 में और कम हो गया। अब लेनिन के साथ सबसे बड़ी समस्याएं आई कि अब हम क्या करें, किस तरह डेवलप करें। और इसीलिए 1921 में लेनिन ने यहाँ पे कंप्लीट एक नई आर्थिक नीति लाई जिसको नेप कहते हैं, और उसने मार्क्सवाद से भी समझौता किया न्यू इकोनॉमी पॉलिसी में, और कई मार्क्स के सिद्धांत को ही उसने छोड़ दिया। यानी जो लेनिन था वो व्यवहारिक चीज लाया, और इसीलिए लेनिन का थ्योरी मार्क्सवाद से अलग है। इसको हम लोग लेनिनवाद कहते हैं, मार्क्स के थ्योरी को हम लोग मार्क्सवाद कहते हैं। मार्क्सवाद का मतलब कंप्लीट हर चीज सरकार का नियंत्रण। लेकिन लेनिन ने अपना थ्योरी लाया कि नहीं, कुछ चीज ऐसे होंगे जिसमें हम इतना एकड़ दिए हैं तो सरकार को इतना टैक्स चाहिए, अतिरिक्त जितना उत्पादन है वो किसान का हो, थोड़ी बहुत व्यक्तिगत संपत्ति रखने की छूट दी जाएगी। ये सभी बात जो देख रहे हो ये लेनिनवाद है। अब इन्हीं दोनों को अगर तुम मिला देते हो, मार्क्सवाद और लेनिनवाद, तो भारत में एक पार्टी का नाम तुम लोग सभी लोग सुना होगा, बिहार में खास करके, जिसका नाम है माले। माले का नाम सभी लोग सुने होंगे। माले का मतलब हो गया मार्क्सवाद एंड लेनिनवाद, ये दोनों के विचारों को मानता है। अब ये दोनों के विचार को मानने वाला ये माले पार्टी होगी। अब यहाँ रूस चाह रहा है कि हम चारों तरफ सभी जगह मार्क्सवाद या लेनिनवाद, इसी को समाजवाद कहते हैं, दोनों एक्चुअल में समाजवादी हैं, हम इसको बढ़ावा दें। और उसी के तहत चीन में इसने बढ़ावा दिया। और जिस समय भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके 1 साल बाद 48 में हम लोग पाकिस्तान से भी पंगा लिए, उसके 1 साल बाद 1949 में चीन एक्चुअल स्वतंत्र हुआ है। चीन हम लोग से लेट में है। स्वतंत्र कहने का सेंस है कि चीन में पहली बार एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अधिकार किया और यहाँ कंप्लीट साम्यवाद की स्थापना किया। और इस साम्यवाद की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे, इनका नाम था माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग, और इनके जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है चाउ एंड लाई। अब देखो चीन की जो कंडीशन है 1949 का हम लोग को समझना हो। चीन में एक व्यक्ति है जिनका नाम है माओ त्से तुंग, और माओ त्से तुंग ने चीन में
कंप्लीट मार्क्सवाद के सिद्धांत पर लागू किया, इसने लेनिनवाद को नहीं माना। लेनिनवाद के अनुसार से यह थ्योरी समाजवाद कहलाता है, लेकिन माओ त्से तुंग के अनुसार से यही थ्योरी साम्यवाद कहलाता है। साम्यवाद और समाजवाद में बहुत थोड़ा सा अंतर है। समाजवाद का मतलब होता है कि समस्त संसाधन पर सरकार का नियंत्रण होगा, केवल मानव संसाधन छोड़ करके मानव संसाधन को कुछ छूट दी जाएगी कि आदमी अपने ढंग से कुछ जीवन जी सकता है। लेकिन चीन का साम्यवाद जो माओ त्से तुंग ने बनाया था, इस साम्यवाद में मानव भी एक संसाधन है और समस्त प्राकृतिक संसाधन पर सरकार का नियंत्रण होगा। अगर वो मानव भी है तो वो ईश्वर प्रदत्त संसाधन और किसका कहां यूज करना है इस सरकार तय करेगी, दूसरा कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी आपका बेटा क्या बनेगा ये आपके पिता को तय नहीं करना है, सरकार तय करेगी। चीन में सरकार तय करती है कि तुम डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे कि धावक बनोगे कि म्यूजिशियन बनोगे। बचपन में ही क्लास में दौड़ाएगी, जिस लड़के के अंदर दौड़ने का गुण है, धावक का गुण है, उसके गार्जियन के यहाँ चिट्ठी जाएगी कि आपका बेटा को हम धावक बनाएंगे और हल्का पढ़ाएंगे, उसको बस पढ़ाई लिखाई इतना ही जिसमें अच्छा बोल ले, थोड़ा लिख ले, बाकी डेली दौड़ने का उसको प्रैक्टिस करना है। जो सिंगिंग क्षेत्र में है गाने का अभ्यास करे, जिस व्यक्ति के अंदर प्रतिभा दौड़ने की है तो क्या जरूरत है उसको हम पैर छोड़ा करके दिमाग दौड़ा रहे हैं। ये साम्यवाद का कहना है। और गार्जियन अगर विरोध कर दिया कि एक ही संतान है, हम इसको दौड़ने में नहीं डॉक्टर बनाने सोच रहे हैं, तो साम्यवाद उसके माता पिता को भी अगर विरोध कर दिया तो जेल में डाल दे। माओ त्से तुंग का ही सिद्धांत है कि कोई खिलाफ सरकार का बोलेगा मतलब उसके जीवन से हाथ धोना तय है। और माओ त्से तुंग का जो विचार कहलाता है एकदम कंप्लीट उन सभी से भी खड़ा है। इस माओ त्से तुंग के सिद्धांत को ही हम लोग माओवाद कहते हैं। आप इंडिया में भी आज जो देख रहे हो, छत्तीसगढ़ में नक्सल की समस्या, लगातार जवान हमारे मारे जा रहे हैं, नक्सलाइट जिनकी बात आप देखते हो वो दूसरे कोई नहीं है, वो यही माओवादी है, वही माओवादी है। ये माओवादी का मतलब है कि ये माओ त्से तुंग के सिद्धांत को मानते हैं, ये माओवादी। और माओवादियों का भी वही डिमांड है। भारत सरकार से वो कहती है कि इलेक्शन में माओवादी को भी खड़ा करो। जब तुम्हारे यहाँ लोकतंत्र है, लोग अपनी इच्छा से वोट देंगे, नोटा तक दबाएंगे, तो हम भी खड़ा होंगे इलेक्शन में। हम चुने गए या नहीं चुने गए कोई बात नहीं, हम हारेंगे। लेकिन भारत सरकार कहती है कि नहीं, तुम्हारा जो विचार है हमारे संविधान के एकदम रिवर्स है। सरकार के खिलाफ बोलने पर तुम सीधा जेल डालोगे, तो वैसा हम एक भी व्यक्ति चुनने देना नहीं चाहते। लेनिन कुछ हद तक ठीक है, मार्क्स कुछ हद तक ठीक है, इसलिए माले को खड़ा होने देंगे, ये मार्क्सवादी को खड़ा होने देंगे कम्युनिस्ट पार्टी को, लेकिन तुम्हारा माओवाद का जो सिद्धांत है माओ त्से तुंग का, इसको इलेक्शन में खड़ा होने नहीं देंगे। आज इसी कारण से अब आप लोग को देखो जड़ कहां है, अब आप लोगों को समझ में आया। इससे इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपको समझ में आएगा। अब यही नेपाल जो तुम देख रहे हो, इस नेपाल में भी इन्हीं माओवादियों की सरकार है, चीन में भी इन्हीं माओवादियों की सरकार है। इसी कारण से आप देखते हो कि जो नेपाल भारत के हमेशा पक्ष में होता, आज वो नेपाल भी अपना सीमा रेखा जो बॉर्डर जारी की है, तो उसमें भारत के कुछ क्षेत्र को भी अपना नक्शा में दिखा के ये भी आंख तरेड़ने लग गया। क्यों आंख तरेड़ रहा है, ये रीजन आप अभी समझ रहे होंगे कि सिर्फ रीजन एक है, यहाँ भी माओवाद, यहाँ भी माओवाद, दोनों माओवाद आपस में एक है। और इंडिया माओवाद को जब इलेक्शन में खड़ा होने से रोकती है, तो आज यही चीन, यही रूस, यही नेपाल उन सभी जो हमारे जंगल में छिप के रह रहे हैं, उन सभी लोगों को हथियार की सप्लाई देती, मदद करती है। क्योंकि सरकार खुद चाहेगी चीन का कि किसी तरह माओवाद इंडिया में भी इलेक्शन लड़े। और अगर इंडिया में इलेक्शन लड़ेगा तो हमारा सिद्धांत जीतेगा, हम अपने एक ढंग से शासन करेंगे, सभी एक समान विचार उनका हो जाएंगे। और भारत सरकार कहती है कि ऐसे लोगों को इलेक्शन पर बिल्कुल प्रतिबंध है। अगर कोई व्यक्ति इंडिया में बोलेगा भी कि हम माओवाद के सिद्धांत को मानते हैं, हम इसका किताब पढ़ते हैं, तो उसको जेल भेज दिया जाएगा कि तुम इतना उल्टा विचार का किताब क्यों पढ़ते हो, नहीं पढ़ना है। इसलिए अक्सर आप देखोगे कि नक्सलियों के कैंप से नक्सली साहित्य भी आपको जरूर मिलेगा। तो अब आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ गया होगा कि नक्सली साहित्य क्या है। उन साहित्यों से जो कैंप में रहने वाले लोग हैं, उन्हें इन माओवाद के सिद्धांत, माओ त्से तुंग के सिद्धांत से परिचित कराया जाता है। और कोई व्यक्ति गरीब है और उसे सपना दिखाया जाएगा कि अमीरों से संपत्ति छीन ली जाएगी, तुम्हें बांट दी जाएगी, सब जंगल जमीन जितना देख रहे हो तुम्हारा अधिकार होगा, गरीब रिचार्ज हो रहा है कि सर ऐसा होगा, एकदम होगा, जब तक नहीं होगा हथियार उठाओ, सर मदद कौन करेगा, घबराओ नहीं, हमारी मदद के लिए एक से एक देश पड़ा है, वहां केवल खबर भेजेंगे तो वहां से आधुनिक तकनीकी हथियार है। आप कभी सोचो कि जंगल में रहने वाले माओवादी लोग भोजन कहां से करते, उतने आधुनिक हथियार कहां से हैं, हमारी सेना उतने जो हमारे बॉर्डर के सिपाही हैं, चाहे सीआरपीएफ है, उनको कैसे मार दे रहे हैं, किस प्रकार उनकी ट्रेनिंग हो रही है। तो सारा ट्रेनिंग से लेकर सब व्यवस्था, ये जड़ है उनका, और इस जड़ से हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। खैर अब हम इधर की ओर अभी बहुत नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मामला अगर हम माओवाद और साम्यवाद का करेंगे तो ये बहुत गंभीर मैटर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको हम कहानी इसलिए सुनाए कि इसके माध्यम से आप भारत और नेपाल के संबंध, कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत चीन का विवाद, तो आप सीधे समझोगे कि भारत और चीन का विवाद केवल दो देशों का लड़ाई नहीं, विचारधाराओं की लड़ाई। भारत जहां उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था की विचारधारा का देश है, वही चीन और नेपाल एक माओ त्से तुंग के माओवाद विचारधारा का देश रहा है। आपका स्पष्ट लाइन ही यहीं से शुरू होना चाहिए, जैसे ही इन दोनों देशों के बीच लड़ाई की बात आती है। क्योंकि यह लड़ाई मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये लड़ाई केवल देशों का नहीं है, विचारधाराओं की लड़ाई। हम जो सोच रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं, इसके अंतर की लड़ाई। अब यहाँ पे हम लोग इस मैटर को छोड़ के हम अब इसके आगे का मैटर चल रहा है, ध्यान देते जाए। अब विषय वस्तु पर बढ़िया से पकड़ बनाए। देखिए अब हुआ क्या, 1949 में चीन, 47 में भारत, 48 में इधर से दुश्मन। यहाँ पे तिब्बत स्वतंत्र देश है, हम लोग के बॉर्डर लाइन में एक्चुअल तिब्बत से ही ज्यादा लगते थे, चीन से हमारे बॉर्डर कम सट रहे थे। लेकिन चीन अब एक्चुअल है क्या, समाजवादी देश जो भी होते हैं ये सभी एक नई नीति के अंतर्गत काम करते हैं, और वो नीति इनकी है विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति का मतलब है कि अपने जो थाउट है, चिंतन है, उसका जितना ज्यादा विस्तार कर सकते हो करो। और इसीलिए आप देखिए कि जो यूएसएसआर है, रूस वगैरह द्वितीय विश्व युद्ध में काफी देशों को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। और इसी विस्तारवादी नीति के अंतर्गत चीन अब देख रहा है कि तिब्बत एक कमजोर देश है, तिब्बत स्वतंत्र देश है, भारत और तिब्बत के बीच अपना एग्रीमेंट है। तो चीन ने क्या किया, 1950 में ही, और सोचो आजाद 1949 में है, 50 में ही चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद पूरे तिब्बत को चीन का ही एक राज्य घोषित किया कि अलग बच्चों कहां जा रहे हो, तुम हमारा ही राज्य हो, ये चीन का एक राज्य है तिब्बत, और तिब्बत स्वतंत्र देश नहीं है। तिब्बती लोग ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि हम चीन के अंदर में रहेंगे। तिब्बती लोग का मानना था कि हम एक स्वतंत्र देश है, और कोई स्वतंत्र देश किसी दूसरे देश के अंदर में क्यों रहेंगे। और यही अक्टूबर 1950 में जब चीन इस पर कब्जा कर लिया, तो उस समय हमारे नेहरू जो हैं, और वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, तिब्बत के पक्ष में बोला जाए या चीन के पक्ष में बोला जाए। बड़ा गंभीर मैटर देखो आगे। तिब्बत के पक्ष में बोलने का मतलब है कि तुम खाली करो, ये राज्य घोषित किया है, लड़ाई होना स्वाभाविक है।
चीन के पक्ष में बोलेंगे तो मेरा पड़ोसी है, अब तो एक्चुअली यही पड़ोसी हो चुका है, तो चलो शांति रह सकता है। एक मजबूरी और है कि हम लोग इस साइड से अशांत हो चुके हैं, 48 से ही पाकिस्तान से संबंध खराब है हमारा। अब इस परिस्थितियों में क्या करें, ये बहुत गंभीर मैटर था। इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे ही वो तिब्बत पे कब्जा किया, नेहरू जी को चिट्ठी लिखी कि चीन के और रूस के ये समाजवाद और साम्यवाद मान के चलिए एक ही है, और दोनों का उद्देश्य है विस्तारवादी नीति, अपने क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना, और इसलिए ऐसे नीति वाले देशों से दोस्ती और न दुश्मनी कुछ भी करना ठीक नहीं है, इससे जितना दूरी रहिए उतना ही आपके लिए अच्छा हो। लेकिन नेहरू जी का सोचना था कि नहीं, ये हमारा जब पड़ोसी बन चुका है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि धीरे धीरे हम दोनों के बीच दोस्ती ही हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है। अब यहां से नेहरू जी क्या किए, थोड़ा अपना शांति बना लिए कि इस मैटर पर नहीं ही कुछ बोलना ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि अगर हम कुछ बोलते हैं तो उस मैटर पे हमें डायरेक्ट चीन से उलझना पड़े। और इसीलिए अब चीन के जो प्रधानमंत्री इस समय है माओ त्से तुंग, सॉरी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है चाउ एंड लाई, और इधर हमारे प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों के बीच अब धीरे धीरे अपना सेटिंग गेटिंग चल रहा है। हमारे चीन के जो राजदूत भारतीय थे वो भी इस जो माओ त्से तुंग है उनमें नेहरू के विचार देखने लगे थे। धीरे धीरे नेहरू को कई लोग मना भी किया, लेकिन नेहरू को चीन अपने यहाँ अपनी राजधानी बीजिंग में बुलाया कि आइए हम स्वागत करते हैं अपने पड़ोसी का। और नेहरू चीन गए, और जब चीन में गए नेहरू तो बहुत जोर शोर से नेहरू का स्वागत हुआ। 1954 में नेहरू चीन पहुंचे, और जब चीन पहुंचे तो इनका इतना जोर से स्वागत हुआ, इतनी भीड़ उनको लगाई गई, नेहरू एकदम गदगद हो गए कि वाह, पड़ोसी एक्चुअल हमारा इधर ही है, इधर पड़ोसी ठीक नहीं। और नेहरू बड़ा प्रभावित हुए कि बहुत बढ़िया हमें अपना एक साथी मिला है चीन। 2 साल बाद नेहरू ने 1956 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को भी भारत बुलाया। चाउ एन लाई भी भारत आए, और जब चाउ एन लाई भारत आए तो उस समय एकदम नेहरू भी, अब भाई आपका स्वागत हुआ है तो आप कैसे नहीं करो, तो नेहरू भी उनका काफी जोरदार स्वागत किए, पूरी भीड़ लगवाए उनकी सभा में, और एक नया नारा स्लोगन दिए कि हिंदी चीनी भाई भाई। एक स्लोगन दिए कि भारतीय और चीन दोनों भाई भाई है, हम दोनों भाई हैं, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लग गया 1956 में जब चाउ एन लाई हमारे भारत आए तब। और इस समय जो स्थितियां हैं उसको समझा जाए। हम लोग अब यहाँ पे नेहरू क्या किए हैं, इन्होंने अपनी दूरदर्शी नीति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाते हुए 1954 में जब वहां गए, उसके बाद आए तो कुछ सभाओं के बाद 1954 में ही भारत और चीन के बीच अपनी जो विदेश नीति है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नीति इनकी रही, इन दोनों के बीच एक समझौता किए, जिस समझौता का नाम है पंचशील समझौता। अब देखो हम लोग को जो पढ़ना है पंचशील समझौता, उसके लिए हमने इतना बैकग्राउंड चला, जब तक आपको पीछे की भूमिका पता नहीं होगी तब तक आप पंचशील क्या है ये बहुत अच्छा से आप उससे जस्टिस नहीं कर सकते। तो पंचशील समझौता हम लोगों ने देखा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, इन दोनों के बीच 1954 में एक एग्रीमेंट हो रहा है, एक समझौता हो रहा है, और इस समझौते को हम लोग पंचशील समझौता कहते हैं। अब ये पंचशील समझौता में क्या है, इन लोगों ने पंचशील शब्द कहां से आया, तो आप नाम ही देख रहे हो, 5 सील, सील मतलब आचरण। बौद्ध भिक्षुओं के लिए अभिलेखों में 5 आचरण का उपयोग किया गया था। पंचशील शब्द बौद्ध भिक्षुओं के लिए था, और चूंकि तिब्बत के मुद्दे पर ही चीन भी चाहता था कि दोस्ती हो जाए, भारत भी मौन रहने में ही भलाई समझा और एग्रीमेंट कर रहा है, और इसीलिए ये 54 में भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री ने एक दस्तखत किया कि हम दोनों एक दूसरे के अखंडता और दोनों एक दूसरे के संप्रभुता का ध्यान रखेंगे, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों देश कभी टूटे नहीं, हम चीन को नहीं तोड़ेंगे। देखो इसने शब्द ही दिया अखंडता, हम कभी चीन से तिब्बत के अलग की बात नहीं करेंगे, और चीन भी हमारे किसी पार्ट को अलग करने की बात नहीं करेगा। हम दोनों एक दूसरे के जो अखंडता है, संप्रभुता है, ये हम लोग दोनों एक दूसरे को हम बनाए रखें। दोनों ही देश किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोई भी इंटरनल मामला हमारे यहाँ होगा तो हम उसमें उसको कुछ नहीं बोलेंगे, इंडिया में भी कोई इंटरनल मामला होगा तो चीन उसको कुछ नहीं बोलेगा, और दोनों एक फिर एग्रीमेंट कर लिए। और तीसरा यही था, दोनों कभी एक दूसरे पर सशस्त्र आक्रमण नहीं करेंगे। देखो यही चीज आपका मेन है, हम लोग ये पंचशील में डायरेक्ट किए थे कि डायरेक्ट हम हथियार से आक्रमण नहीं करें, थोड़ी बहुत झड़प हो जाएगी तो चले। आप अभी भी देखते हो कि नया जो आक्रमण है, अभी भी चीन का आया तो कई लोगों को रॉड से मार दिया, इससे मार दिया, हथियार नहीं चलाना, हाँ बंदूक के कुंडे से मार सकते हो, गोली नहीं मारना है। तो ये समझौता का एग्रीमेंट का एक पार्ट फिर आगे हो, तो दोनों में कोई एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। ये दोनों एग्रीमेंट पे हम लोग दस्तखत कर रहे हैं, हम लोग परस्पर एक दूसरे को सहयोग करेंगे, और दोनों के बीच व्यापार होगा जिससे हम दोनों को लाभ प्राप्त होगा, दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे, और हम लोग दोनों शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करेंगे। हम लोग दोनों पूरे शांति ढंग से रहेंगे, और दोनों का अस्तित्व हो, सह अस्तित्व हम लोग दोनों का होना चाहिए, हम भी रहे आप भी रहिए, इसको सह अस्तित्व कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को बात समझना है, अभी पैसा इस समय नहीं आई, अभी हम लोग कब चल रहे हैं, 54 में चल, अभी हम लोग एक एक स्टेप देखते जा रहे हैं। ये 54 में नेहरू और चाउ एन लाई के बीच जो समझौता हुआ, ये समझौता नेहरू के विदेश नीति कहा गया इसको, कि ये पंचशील का समझौता, इंडो चीनी भाई भाई का समझौता, सिर्फ एक उद्देश्य किया गया कि दोनों ही देश में पूरी शांति व्यवस्था स्थापित हो जाए। और नेहरू का देखो विदेश नीति में हम लोग पिछले दिन देखे थे कि द्विध्रुवीय जो विश्व बन रहा था उसमें गुटनिरपेक्षता, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है आपके पंचशील, चीन की तरफ से इनकी अपनी नीति है। पटेल जी का विरोध था, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि तुम किसी गुट में शामिल हो जाओ, कहीं अच्छा है निरपेक्ष रहने से, तुम अगर पूंजीवादी में शामिल होते हो तो अमेरिका तुम्हारा हमेशा मदद करेगा, अगर चीन हमला भी करेगा तो अमेरिका मदद करेगा, और तुमको जहां क्षेत्र जीतेगा ये फिर तुम्हारे उतना क्षेत्र पर कब्जा दिलाएगा। नेहरू जी की यहाँ पर एक आलोचना भी होती है कि अगर हम लोग दस्तखत भी किए तो भारत और चीन की सीमा क्या होगी, इस पर किसी तरह की बात नहीं किए, हम लोग इसमें दोस्तियाना संबंध में रहेंगे कि दोनों के बीच गहरी दोस्ती है, क्या सीमा में बात करें, तो जहां पे हम हैं जहां पे वो है सब एक दूसरे के साथ रहेंगे, इसमें कोई विवाद की बात ही नहीं। अगर उसी समय क्लियर हो जाता कि हाँ विवाद ये हमारा सीमा होगा, ये आपका होगा, और तब लाइए एग्रीमेंट होगा, तो शायद ये विवाद अभी नहीं होता। लेकिन सीमा की कोई स्पष्ट बिना घोषणा के हम लोगों ने भारत और चीन दोनों उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोस्ती स्थापित कर लिए। 54 में हम लोग किए, 56 में ये आई भी चाउ एन लाई स्वागत भी खूब बढ़िया किया। ये लीजिए 1957 की अखबार में न्यूज छपा कि ये तिब्बत का जो बेल्ट है जो हमारा, उस बेल्ट में चीन ने एक अपना रास्ता बनाया है।
उस बेल्ट में हम लोग इतने निश्चिंत रहते थे कि उधर अपना सेना भी निगरानी के लिए नहीं भेजते थे। दुर्गम क्षेत्र थे, बर्फीले पूरे पहाड़ हैं, हिमालय हैं, अब उधर कौन इतना रखवाली करेगा? इधर मित्र ही है तो रखवाली की जरूरत नहीं। तकनीक भी उतना विकसित नहीं था कि हम लोग दूर से उतना मॉनिटरिंग कर सकते। बाद में हम लोगों ने देखा कि मेरे ही कुछ क्षेत्र पर उसने सड़क बना दिया है। नेहरू जी इस सड़क बनने के बाद मित्र के पास पुराने नक्शा भेजे, मानचित्र भेजे कि ये देखिए कश्मीर का ही पुराना नक्शा है और उस नक्शा में मेरा जमीन यहां तक आता है, गलती से आपका यहां तक बन गया है। वो उसकी गलती समझ रहे थे, जबकि वो इस चीज को नहीं जान रहे थे कि ये वही साम्यवादी देश है जो विस्तारवादी नीति में विश्वास करता है, वो आपके नक्शा में विश्वास नहीं करता। नेहरू जब देखे कि 57 में कि कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है तो इधर थोड़ा सा सेना बढ़ा दी कि चलो भाई जो गया सो गया, लेकिन सेना हमारा ठीक ठाक है। उसी बीच चीन अपनी नीति तिब्बत में टाइट करने लगा, क्योंकि चीन में तो हमने अभी बताया कि सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। चीन में साम्यवादी पद्धति है, माओवाद की थ्योरी है, और जब तिब्बत में ये थ्योरी लागू होना शुरू हुआ तो तिब्बती लोगों में काफी बेचैनी होने लगा। और तिब्बत के जो गुरु थे दलाई लामा उसको कहते, क्योंकि तिब्बत में भी बौद्ध धर्म है और उन बौद्धों के जो गुरु तिब्बत में है वो दलाई लामा इस पूरे के रिप्रेजेंटेटिव थे। तिब्बत के पहले प्रधानमंत्री वही दलाई ही हुआ करते थे। ये तो अधिकार हो गया तो दलाई लामा विरोध किया कि तो मेरा देश है, तुम कैसे आ गए? और जब चीन वहां पे अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू किया तो दलाई लामा इस समय 56 में भी इनके साथ आया और जवाहरलाल नेहरू को कहा कि देखिए तिब्बत में हमारे साथ ये समस्या है, आप में मेरा पड़ोसी है। नेहरू ने चाओ एन लाई से कहा कि भाई देखिए तिब्बत समस्या को देखिए। चाओ एन लाई कहा कि हम आप पर ध्यान देते हैं, समस्याएं नहीं रहेगी, आश्वस्त करके चले। और फिर जब यहां ज्यादा समस्याएं होने लगी, दलाई लामा ने जब विरोध किया तो चाओ एन लाई दलाई लामा के पास खबर भिजवाए कि आप आके बीजिंग मिलिए, आपको क्या समस्या है। दलाई लामा सब समझ गया कि हमको जैसे ही राजधानी बुला रहा है मतलब हम जैसे ही जाएंगे तो हमको नजर बंद कर देगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब आपको बंद करना ही पक्का है। और इसीलिए दलाई लामा चालाकी से देखे कि हम यहां रहेंगे तो हमको मार देगा, वे भारत भागे। और दलाई लामा यही 1959 में दलाई लामा भारत आ गए और भारत से कहे कि हमें बचाइए, हमें सुरक्षा दीजिए, हम यहीं रहेंगे, हम वहां नहीं जाएंगे। और भारत शुरू से ही कहा है कि कोई बात नहीं, आप आइए, आपको हम सुरक्षा देंगे, आप इंडिया में रह सकते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म के आप भी गुरु हैं और हमारे यहाँ बौद्ध धर्म का पुरानी परंपरा रही है और हम लोग दलाई लामा को अपने देश में संरक्षण दे दिए। यही चीज चीन को नागवार गुजरा। चीन का कहना था कि भारत पंचशील के समझौता को तोड़ दिया है, भारत का साथ डायरेक्ट हम लोग कहा है कि आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दलाई लामा मेरा इंटरनल मामला है, फिर तुम उसको क्यों साथ दे दिया, क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हो? उसको तो और पकड़ के मेरे पास भेजो कि दलाई मेरे पास आया था, हम पकड़ लिए हैं और लीजिए, तब हम समझेंगे कि तुम मेरा भाई। तुम तो दलाई लामा को संरक्षण दे दिए हो, इसका मतलब है कि तुम एकदम गड़बड़ कर रहे हो। और यहीं से दोनों के बीच 59 से रिश्ता में खटास आना शुरू हो गई। और रिश्तों में खटास और पंचशील समझौता का अस्तित्व 1962 में, इतना जल्दी इतना कम समय का यह समझौता है, सिर्फ और सिर्फ तुम देख रहे हो 8 साल में ये काम खत्म। जो देश के अखंडता, संप्रभुता सभी की बात करने वाला है, वही चीज 1962 में धोखे से कोई तरह की सूचना नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दिया कि हम ऐसा चाहते, ये करते। अचानक हमारे इन क्षेत्रों में हमला कर दिया, हमारी सेना तैयार नहीं थे और इसी कारण से जब सेना हमारे तैयार नहीं है तो भारत 1962 में चीन से हार गया। हारने के बाद हमारे हजारों हेक्टेयर भूमि पर चीन ने कब्जा कर ली। भारत जब दुहाई दिया कि भारत और चीन के बीच सीमा मैकमोहन रेखा है और मैकमोहन रेखा से पूरे हमारी सीमा बन चुके हैं 1914 में ही, लेकिन चीन कहा कि मैकमोहन रेखा तो तिब्बत के साथ जबरन किया हुआ एक समझौता है और चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानती। हमारा क्षेत्र ये पूरे इधर निकलता है, गलवान क्षेत्र भी। और यही नहीं, उसने नया विवाद किया कि अरुणाचल के भी कुछ क्षेत्र, सिक्किम का भी कुछ क्षेत्र हमारा ही क्षेत्र है जहां इंडिया अधिकार किए हुए है। देखो, हम लोग जब सीमा रेखा तय नहीं करके पंचशील बनाए तो देखिए यहां 1962 में नई समस्याएं शुरू हो गई। भारत हार गया तो जितना क्षेत्र पर वो अधिकार कर लिया था वो उसी के पास चला गया और चीन का मनोबल बढ़ते चला गया। 5 साल बाद ही 1967 में अरुणाचल प्रदेश में आक्रमण किया, नाथुला दर्रा के पास उसने आक्रमण किया और हमारे सिपाही यहाँ पे चौकन्ना थे और यहाँ चीन मुंह का खाया, हारा। फिर 1975 में पाकिस्तान के हमला में फिर यहाँ पे उसने हमारे भारत के खिलाफ फिर वही सिस्टम किया और लगातार आज सभी लोग 2020 की घटना तो एकदम ध्यान से सभी बच्चे देखे हो। 20 में भी उसी तरह गलवान घाटी, वो आप जो फिंगर की बात देखते हो, वो 10 फिंगर, ये तमाम जगहों पर एक नई विवाद की हम इधर जो है डोकलाम में सड़क बनाएंगे तो गलवान घाटी में ऐसे करेंगे। ये तमाम समस्याओं के बीच भारत और चीन के संबंध में खटास आते जा रहा है और इसका मेन कारण है इन दोनों के बीच सीमा का निर्धारण न होना। भारत का कहना है कि बिल्कुल सीमा बना हुआ है, चीन कहता है कि बॉर्डर निर्धारित नहीं है, मैं मैकमोहन रेखा को नहीं मानता। और ये पंचशील समझौता से मॉडर्न फेज तक आपको यहां तक जुट करके एक बात करनी होगी शुरुआत से, भारत और चीन का क्या सिस्टम चला है। तो हम लोग ये पंचशील समझौता के संदर्भ में ही लिखेंगे इस चीज को, चूंकि हम लोग को नेहरू जब आएगा तो नेहरू के ही घटनाक्रम को मेन देखना। नेहरू जी एक ही चीज चाहते थे, शांति, और इसीलिए उन्होंने शांति को अहमियत दिया। कई लोग बोले भी कि चीन धोखेबाज है, ऐसे है, लेकिन हम लोग शांति को अहमियत दिए और चीन को नेहरू ने हमेशा अपना विश्वसनीय एक मित्र की तरह देखा। ये अलग बात है कि मित्र दगेबाज हो जाए, धोखेबाज हो जाए, नेहरू उसको विश्वसनीय मित्र की तरह देखे। आज मेन अब यही है, तिब्बत भी लगातार आवाज उठा रहा है कि मुझे स्वतंत्र करो, हम चीन के कब्जा में नहीं रहेंगे। तिब्बत जैसे ही स्वतंत्र होगा भारत और चीन के बीच समस्या ऑटोमेटिक सुलझ जाएगा, क्योंकि ये सभी बॉर्डर अधिकांशतः तिब्बत से सटता है। लेकिन तिब्बत स्वतंत्र होगा कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देश के पास वीटो पावर है। वो किसी भी घटना में वीटो लगाएंगे तो वो घटना नहीं होगा और वो 5 देश ही पावर रखते हैं और उसमें चीन भी एक वीटो पावर रखने वाला देश है, अमेरिका वीटो पावर रखने वाला देश है, फ्रांस वीटो पावर रखने वाला देश है, रूस वीटो पावर रखने वाला देश है, इंग्लैंड वीटो पावर रखने वाला देश है। ये सब वीटो पावर रखने वाला जो देश देख रहे हो पांचों, ये पांचों में कोई भी एक विरोध कर दे, कोई भी एक विरोध कर देगा तो उस कंडीशन में वो नहीं होगा। और तिब्बत का मामला संयुक्त राष्ट्र में आते ही चीन वीटो लगाता है कि इस पर बात नहीं करो, मेरा क्षेत्र है, मामला ही खत्म। और इसीलिए अभी तिब्बत गंभीर समस्या से चल रहा है। आज भी हमारे दलाई लामा जो तिब्बत के हैं, अभी भी भारत ही उनको सुरक्षा देती है। दलाई लामा एक पद है तिब्बती लोगों का, एक दलाई मरेंगे, दूसरे फिर दलाई चुने जाएंगे और वो दलाई यहाँ नहीं रहते क्योंकि चीन पकड़ के उनकी हत्या कर देगा, वो भाग के भारत में ही शरण लेके रहते हैं।
तो अब ये नेहरू के पंचशील समझौता चीन के साथ संबंध आपका स्टेप क्लियर हो गया हो। अब इस चीज को जल्दी से हम लोग 15 मिनट में लिख लेंगे। तो आज पंचशील का सिस्टम आपका कंप्लीट। इसके बाद अगले दिन अब छोटा छोटा आपका सेक्शन है, अब यहाँ से बड़ा सेक्शन नहीं रहा। एक आर्थिक नीति थोड़ा सा समझना है, अगले दिन आर्थिक धर्मनिरपेक्षता और एक दिन और गांधी के विचार से कंपेरिजन। 2 क्लास इसमें और लेंगे, नेहरू कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में तो सबको आ गई होगी कि हाँ इसमें क्या हमारा थ्योरी है, मार्क्सवाद क्या है, माओवाद क्या है, नेपाल क्यों इधर ऐसा कर रहा है, ये चीज बेस आपको मैं समझना। तो चलिए हेडिंग दे दीजिए, नेहरू के पंचशील सिद्धांत। नेहरू के पंचशील सिद्धांत। नेहरू के पंचशील सिद्धांत, ये हेडिंग हो जाएगा। हेडिंग या नीचे या करके लिख दीजिए, या भारत और चीन के बीच संबंध के लिए नेहरू के विचार। कई बार पंचशील नाम नहीं देगा, भारत और चीन जोड़ देगा तो समझिएगा कि पंचशील आ जाएगा। या करके भारत और चीन के बीच संबंध में नेहरू के विचार। भारत और चीन के बीच संबंध में नेहरू के विचार। भारत और चीन के बीच संबंध में नेहरू के विचार। नेहरू के विचार। चलिए नीचे लिख दीजिए, पहले लिखिए भारत के विदेश नीति, भारत के विदेश नीति, विदेश नीति में महत्वपूर्ण हिस्सा चीन के साथ संबंध, चीन के साथ संबंध में पंचशील सिद्धांत का रहा। चीन के साथ संबंध में पंचशील सिद्धांत का रहा। चीन के साथ संबंध में पंचशील सिद्धांत का रहा। पंचशील सिद्धांत का रहा। भारत जहां 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त किया, भारत जहां 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त किया, भारत जहां 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त किया, वहीं 1949 में, वहीं 1949 में क्लास में चल रहे थे नेहरू चिंतन, और नेहरू चिंतन में हम लोग लोकतंत्र क्या है, समाजवाद क्या है, गुटनिरपेक्षता क्या है, ये देख लिए थे। हम लोग नेहरू के विदेश नीति देख रहे थे, और इस विदेश नीति में हम लोग इनके पंचशील समझौता के बारे में आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको तो और पकड़ के आ जाए। या करके भारत और चीन के बीच संबंध में नेहरू के विचार। भारत और चीन के बीच संबंध में नेहरू के विचार। भारत और चीन के बीच संबंध में नेहरू के विचार। नेहरू के विचार। चलिए नीचे लिख दीजिए, पहले लिखिए भारत के विदेश नीति, भारत के विदेश नीति, विदेश नीति में महत्वपूर्ण हिस्सा चीन के साथ संबंध, चीन के साथ संबंध में पंचशील सिद्धांत का रहा। चीन के साथ संबंध में पंचशील सिद्धांत का रहा। चीन के साथ संबंध में पंचशील सिद्धांत का रहा। पंचशील सिद्धांत का रहा। भारत जहां 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त किया, भारत जहां 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त किया, भारत जहां 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त किया, वहीं 1949 में, वहीं 1949 में चीन में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार कर लेने के बाद, 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार कर लेने के बाद, तिब्बत पर अधिकार कर लेने के बाद, तिब्बत पर अधिकार कर लेने के बाद भारत और चीन की सीमा, भारत और चीन की सीमा अधिक लंबी दूरी तक एक दूसरे को स्पर्श करने लगे। अधिक लंबी दूरी तक एक दूसरे को स्पर्श करने लगे। अधिक लंबी दूरी तक एक दूसरे को स्पर्श करने लगे। स्पर्श करने लगे। इसी क्रम में 1954 में, इसी क्रम में 1954 में जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एंड लाई, जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एंड लाई, चीन के प्रधानमंत्री चाउ एंड लाई, चीन के प्रधानमंत्री चाउ एंड लाई के बीच पंचशील समझौता हुआ। चाउ एंड लाई के बीच पंचशील समझौता हुआ। पंचशील समझौता हुआ।
पंसिल समझौता हुआ। एक आपका ऊपर का सिस्टम हो गया जिसमें हम लोग ये दिखाएंगे कि विदेश नीति में ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। भारत अगर 47 में है तो यह तो और बात 49 में यहाँ पे माओ सेतुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार आए और तिब्बत पर जब ये आक्रमण करके 50 में मिला लिए, तब सीमा सबसे ज्यादा दोनों देश के बीच लंबा हो गया और उसके बाद 54 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच पंसिल समझौता। अब हम लोग यहाँ पे दूसरे स्टेप पे चलेंगे, आखिर ये पंसिल है क्या। तो हमने अभी आपको बताया कि बौद्ध स्टेप से लिया गया है, उसको भी थोड़ा उल्लेख कर लेंगे और फिर पांचों नीतियां क्या रही। इसको परीक्षा में एकदम आसान है, दोनों एक दूसरे की अखंडता संप्रभुता को देखेंगे, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, सहयोग करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे और दोनों शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे। यही 5 बात लिखना। पांचों बात एकदम ध्यान दो। पहला नंबर क्या है, दोनों एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता मानेंगे, आंतरिक चीजों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे पर कोई आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व करेंगे। खत्म हो जाए। तो अब इसमें एक चैन बनाओ तो सब फैक्ट आपको भी एकदम याद होते चला जाएगा। फैक्ट चैन का मतलब है 47, 2 साल जोड़े तो 49 और फिर इसके बाद हम लोग 49 के बाद देख रहे हैं 50 में तिब्बत पर इसने कब्जा कर, तब दोनों का संबंध चलने लगा। 54 में पंसिल बन गए और 54 में आपको ध्यान रखना है कि नेहरू वहां गए 2 साल बाद, 56 में चाउ एन लाई वहां से आए, 57 में रोड बना के तैयार कर लिया और 2 साल बाद 59 में दलाई लामा इधर भागा और वही फिर 3 साल बाद 62 में पहला मेन आक्रमण हो गया। तो सारा एक सेट बना लोगे तो आपको ऑटोमेटिक सब चीज दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए जल्दी से पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए और लिखिए बौद्ध अभिलेख से, बौद्ध अभिलेख से पंसिल शब्द लिया गया है। बौद्ध अभिलेख से पंसिल शब्द लिया गया है। पंसिल शब्द लिया गया है बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए व्यवहार में बौद्ध भिक्षुओं के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले 5 नियम पंसिल कहलाते थे। व्यवहार में लाए जाने वाले 5 नियम पंसिल कहलाते थे। पंसिल कहलाते थे। पंसिल कहलाते थे। नेहरू ने वहीं से पंसिल शब्द को लेकर इसका उपयोग भारत और चीन के संबंधों के लिए किया। भारत और चीन के संबंधों के लिए किया। 1954 के इस पंसिल सिद्धांत में, बिल्कुल स्टार्ट इससे भी कर सकते हैं एक ही बात। 1954 के इस पंसिल सिद्धांत, आज की खूबसूरती है, कोई लाइन आप कहीं से शुरू कर सकते हैं। साइंस नहीं है कि 2 जोड़ 3 तभी 5 होगा, पहले 5 भी हो सकता है। आज की खूबसूरती समझिए, कहीं से आप भूमिका बना के शुरू कर सकते हैं। इस पंसिल सिद्धांत में दोनों देशों के बीच निम्नलिखित 5 समझौते किए गए। दोनों देशों के बीच निम्नलिखित 5 समझौते किए गए। निम्नलिखित 5 समझौते किए गए। 5 समझौते किए गए। नीचे डैश लिख दीजिए। दोनों देश एक दूसरे के अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। सम्मान करेंगे। सम्मान करेंगे। नीचे डैश लिखिए। दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नीचे डैश लिखिए। दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। नीचे डैश लिखिए। दोनों परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देंगे। दोनों परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देंगे। दोनों परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देंगे। लाभ को बढ़ावा देंगे। नीचे डैश देखिए। दोनों देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के नीति का पालन करेंगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के नीति का पालन करेंगे। दोनों देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करेंगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करेंगे। सह अस्तित्व की नीति का पालन करेंगे। सह अस्तित्व की नीति का पालन करेंगे। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। चीन अपने विस्तारवादी नीति के अंतर्गत पहले तिब्बत को अपने क्षेत्र में मिलाया। पहले तिब्बत को अपने क्षेत्र में मिलाया और वहां के धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में संरक्षण देने के कारण
भारत को संरक्षण देने के कारण, भारत से इसके संबंध समय समय पर तनावपूर्ण होते रहे। भारत से इसके संबंध समय समय पर तनावपूर्ण होते रहे। 1962, 1967, 1975 और 2020 में भी सीमा विवाद के कारण दोनों के तनावपूर्ण संबंध देखे जा सकते हैं। सीमा विवाद के कारण दोनों के तनावपूर्ण संबंध देखे जा सकते हैं। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। लिखिए, नेहरू ने जहां चीन को अपना एक विश्वसनीय मित्र के रूप में देखा, वे शांति को सबसे अधिक अहमियत दिए। वहीं चीन अपने कपटी मित्रता स्वभाव और छल कपट द्वारा पंचशील समझौता को हमेशा तोड़ते रहा। नेहरू ने भारत और चीन के बीच विवाद का हल पंचशील समझौते में देखा था। जिसे चीन तोड़ते हुए नित्य नए विवादों को बढ़ाते जा रहा है। जिसे वर्तमान में डोकलाम विवाद, गलवान घाटी विवाद इत्यादि में देखा जा सकता है। फिंगर एरिया विवाद इत्यादि में देखा जा सकता है। तो ये आपका पंचशील को हमने थोड़ा सा मॉडर्न से भी जोड़ दिया, क्योंकि चीन के मुद्दा पे अभी इसमें पंचशील का इधर सेंस आ सकता है नेहरू का जोड़ते हुए। तो हम लोग अब नेहरू पर आराम से इसको लिखते हैं। और अगले क्लास में आपका नेहरू के आर्थिक चिंतन चले, कैसे नेहरू इसको डेवलप करने चाहते हैं, ये चीज हम लोग मेन करेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग देखें सच में दोनों के बीच विवाद। बिल्कुल सही विवाद को लगातार हम लोग देख ही रहे हैं कि विवाद तो चल ही रहा है। और स्क्रीनशॉट हमारे जो ऐप बनाने वाली कंपनी हम लोग के हाथ में नहीं कुछ होती है। वो कंपनी जब तक जो भी होता है यूनिवर्सल सिस्टम होता है, केवल पर्टिकुलर हमारे इनसे होता तो आपको दे देते। हमारे इनसे स्क्रीनशॉट जो नोट्स मिल रहा है उसका प्रिंट नहीं, तो उसको अनाउंसमेंट में देके टेलीग्राम में देके आप लोग प्रिंट करवाते हैं। ये अभी पॉसिबल, इसका स्क्रीनशॉट वाला नहीं संभव है। चाइना जो तिब्बत के साथ किया वही हम लोग कश्मीर के साथ भी किए क्या? बिल्कुल नहीं, कि दोनों में अलग है ना। कश्मीर के राजा हम लोग से खुद मिलने आए थे हरि सिंह, जबकि तिब्बत के राजा चीन से मिलने नहीं गए थे। चीन को हमला करके उसको एक किया। हम लोग के यहाँ तो कश्मीर खुद मिलने आया था, हरि सिंह हमारे साथ खुद मिले और तब हम लोग कश्मीर को लिए। दोनों मुद्दा एक नहीं हो सकता। हिंदी का क्लास तो चल ही रहा है। हिंदी पिछले शनिवार संडे को लिया है, हिंदी फिर बीच में हिंदी होगा। हिंदी का भी पूरे सिलेबस वगैरह हमने अपलोड किया है। हिंदी बीपीएससी हिंदी में जाके देखेंगे, पहला पूरे सिलेबस समझाया हुआ है और अगला क्लास क्या होगा वो चीज आपको पूरा क्लियर किया है। चलिए, बहुत बढ़िया समझ में आया। तो बिल्कुल समझना तो है ही, ऐसा पढ़ने से क्या फायदा कि पूरी घंटी बैठे रहो एक लाइन में समझ में आए, तो फिर उसमें कोई मतलब नहीं है। केवल बैठ के कॉपी मोटा करने से कोई मतलब नहीं। हिंदी के लिए टेलीग्राम पर रूटीन डालेंगे, उसको देख लीजिएगा। आपका हिंदी रूटीन लगेगा, टेलीग्राम पे रूटीन देखते रहिएगा। इस